हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फर्स्ट स्टेप। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो जो हमारी न्यू सीरीज़ एनसीईआरटी की स्टार्ट हुई थी उसमें आज हम लोग कर रहे थे एनसीईआरटी क्लास 10th साइंस की, जिसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया था चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस। तो इसमें हम लोगों ने बहुत से टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे, जैसे न्यूट्रिशन में हम लोगों ने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी कंप्लीट कर लिया था और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कंप्लीट कर लिया था। हम लोगों ने मेनली ये स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स या फिर कह सकते हैं प्लांट्स में कंप्लीट कर लिया था ये दोनों न्यूट्रिशन। तो आज हम लोगों को जो एनिमल्स होते हैं या फिर अदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें हम लोगों को आज ये न्यूट्रिशन का टॉपिक स्टार्ट करना था। तो ये बात करनी थी हम लोगों को कि ऑर्गेनिजम्स कैसे न्यूट्रिशन की जो प्रोसेस होती है उसको अपना कंप्लीट करते हैं। जैसे प्लांट्स में हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पढ़ी थी, सारा रीड आउट कर लिया था कैसे होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस और कैसे फूड फॉर्मेशन होता है, प्लांट्स में कौन सी फॉर्म में फूड स्टोर होता है, स्टार्च की फॉर्म में। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने रीड कर ली थी। आई होप आपको ये समझ में भी अच्छे से आ गया। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक। तो टॉपिक का नेम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, कि ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन कैसे ऑब्टेन करते हैं। इसमें बोला है सिंस द फूड एंड द वे इट इज़ ऑब्टेन डिफर, द डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिफरेंट इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म द फूड मे बी टेकन इन द बाय द इंटायर सरफेस। क्या होता है, जैसे सबका ऑर्गेनिज्म का खाना अलग है और खाने को लेने का तरीका अलग है, तो उनके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट है, क्योंकि जब खाना अलग खाते हैं तो उसको डाइजेस्ट करने का प्रोसेस भी अलग होगा। अलग तरीके से खाते हैं तो वो भी अलग चीज़ हो जाएगी, तो इसलिए पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम भी अलग अलग होता है। अगर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वो खाने के लिए उनके पास कोई प्रॉपर माउथ नहीं होता है। वो क्या करते हैं, अपनी सरफेस से ही डिफ्यूज़न के थ्रू, मैंने आपको बताया था डिफ्यूज़न के भी थ्रू चीज़ों का इनटेक करते हैं, तो वो प्रोसेस भी हो जाता है। तो ये तो हो गई सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म की बात। नेक्स्ट बोली गई है बट एज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द organism increases, different parts become specialized to perform different functions. For example, amoeba takes its food using the temporary finger-like extension of the cell surface which fuses over the food particle forming the food vacuole. तो जैसे जैसे आप लोगों ने क्लास 9th में जो पढ़े थे ना एनिमल किंगडम, तो उसमें देखे थे हम लोगों ने जो पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, ये सारे जो मतलब जो ये वाला ग्रुप था एनिमल्स का, तो इसमें क्या था, कोई प्रॉपर माउथ या कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता था जिससे वो लोग फूड को इनगल्फ करते थे, या फिर कोई डिफरेंट टाइप के कोई और चीज़ नहीं होती थी जिससे वो लोग फूड लेते थे। वो अपनी सरफेस के ही थ्रू, मतलब अपनी स्किन के थ्रू ही फूड को इनगल्फ करते थे। तो यहाँ पे वैसे ही एग्जांपल दिया गया, और जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई और डेवलपमेंट होता गया इंसेक्ट्स के बॉडी स्ट्रक्चर में, वैसे वैसे उनके में माउथ का फॉर्मेशन स्टार्ट होता गया था। तो ह्यूमंस जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा एडवांस है, सबसे डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर्म्ड है। तो यहाँ पे एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म अमीबा की बात करी गई है कि अमीबा कैसे अपने फूड को इनटेक करता है। हम लोग इसको रीड करते हैं। यहाँ पे उसका डायग्राम भी दिया गया है तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे बोला है अमीबा टेक्स इन फूड यूजिंग द टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑफ द सेल सरफेस विच फ्यूजेस ओवर द फूड पार्टिकल्स फॉर्मिंग द फूड वैक्यूल्स। यहाँ पे बोला है कि जो अमीबा होता है, जो उसका जैसे ऐसा स्ट्रक्चर होता है अमीबा का, तो उसको ना जब फूड को इनटेक करना होता है तो ये आप लोगों को दिख रहा है ना, तो ये अपना ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है। अगर मान लीजिए ये फूड है सेंटर में, ठीक है, तो उसके अराउंड ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है अपनी, ठीक है, इसी अपनी सरफेस का जो सिंगल सेल होता है, उसके बाद फूड पार्टिकल को कवर कर लेता है पूरे इस तरीके से, और फिर वो ऐसे करके ज्वाइन हो जाता है, और तो फाइनली क्या होता है, फूड पार्टिकल इसके अंदर चला जाता है। तो यहीं पे बोला गया है इनसाइड द फूड वैक्यूल, मतलब अमीबा के अंदर। आप लोगों ने जब सेल चैप्टर पढ़ा होगा क्लास 9th में, तो उसमें देखा होगा कि जो फूड वैक्यूल्स होते हैं, कुछ जैसे वैक्यूल था जो मेनली प्लांट सेल में पाया जा रहा था, बट कुछ और ऑर्गेनिज्म भी मैंने बताया था उनके अंदर भी वैक्यूल होता है, तो अमीबा के अंदर फूड वैक्यूल होता है। तो वही बात बोली गई है, द फूड वैक्यूल क्या करता है, द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आर ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर वन विच देन डिफ्यूजेज इनटू द साइटोप्लाज्म। उसमें कैसे जो जो भी सब्सटेंस या जो भी उन लोगों ने इनटेक किया प्रे को, जो भी अपने खाने को लिया, तो वो क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है वो किस में, स्मॉलर सब्सटेंस में ब्रोक हो जाता है, कहाँ पे,
फूड वैक्यूल में, वो कहाँ होता है, अमीबा के सेल के अंदर। और उसके बाद जब वो छोटे छोटे सब्सटेंस में टूट जाता है तो फिर वो साइटोप्लाज्म में जितना भी सब्सटेंस होता है उनके साथ मिक्स हो जाता है। तो ये प्रोसेस होगी उसके प्रोसेस किसकी, फूड के ब्रेकडाउन की। उसके बाद क्या होता है, जो बचा हुआ अनडाइजेस्टेड सामान है उसको उसकी जो बॉडी की सरफेस होती है वो उससे बाहर निकल जाता है। ये बोला गया है, द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज मूव थ्रू द सरफेस ऑफ द सेल एंड थ्रोन आउट। वो सरफेस पे जाके उससे बाहर निकल जाता है, जैसे उसने इनटेक किया था वैसे ही बाहर निकल जाता है। यहाँ पे मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ, ये दिया गया देखिए, ये सबसे पहले यहाँ पे दिया गया, ये जैसे फूड पार्टिकल है। अब इसने देखिए फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाए, इनको क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया। ठीक है, उसके बाद उसके अंदर ये फूड वैक्यूल है, फूड वैक्यूल फूड पार्टिकल के अंदर चला गया, जो वैक्यूल फॉर्म हुआ, और उसके बाद वो डायरेक्टली उसके अंदर चला गया और वो कॉम्प्लेक्स था, वो सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन होके कंप्लीट हो गया उसका प्रोसेस, और साइटोप्लाज्म ने उसे जिस तरीके से यूज़ करना था उसको यूज़ कर लिया। और जो ये प्रोसेस होता है ना अमीबा का फूड को इनटेक करने का, इसको कहते हैं हम लोग एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस। तो ये याद रखिएगा कि एंडोसाइटोसिस प्रोसेस का नेम होता है, और जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं उनको हम लोग स्यूडोपोडिया कहते हैं। तो नेक्स्ट कौन से ऑर्गेनिज्म के बताया गया है यहाँ पे, नेक्स्ट बताया गया है पैरामीशियम के बारे में। इन्होंने बोला है, इन पैरामीशियम विच इज़ ऑल्सो अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म द सेल हैज़ डेफिनेट शेप एंड फूड इज टेकन इनटू स्पेसिफिक स्पॉट। फिर द फूड इज मूव टू दिस स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सिलिया विच कवर द इंटायर सर्फेस ऑफ द सेल। जो पैरामीशियम होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, और उस पर छोटे 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 हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम लोग सीलिया कहते हैं। ठीक है, तो इनकी हेल्प से ये मूवमेंट भी करता है और ये फूड को भी लेता है। तो ये जो होता है पैरामीशियम, ये बात कर रही है यहाँ पे कि फूड को एक पर्टिकुलर स्पॉट पे लेकर आया जाता है। ठीक है, उसके बाद फूड को कौन लेके जाता है, जो फूड को सीलिया होते हैं ना वो उसको लेके जाते हैं, उसके बाद उसके थ्रू ये इनटेक कर लेते हैं अपनी बॉडी सरफेस के थ्रू। ठीक है, तो अगर पैरामीशियम में पूछा जाए देन विच, और मतलब क्या चीज़ हेल्प करती है पैरामीशियम में उसको उसके फूड के इनटेक में, कह सकते हैं कि सीलिया जो होती हैं वो हेल्प करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है। ठीक है, तो जो ह्यूमन बींग्स हैं तो वो सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, उनके अंदर जो एक कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम बना हुआ है जिसमें प्रॉपर तरीके से सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या जो भी चीज़ आप लोग इनटेक करते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक, वो ब्रेक डाउन होता है जाके ह्यूमन बॉडी के अंदर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको भी हम लोग। तो सबसे पहले क्या बताया गया, द एलिमेंट्री कैनाल इज बेसिकली अ लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ टू द एनस। जो सबसे पहले हमारा फूड का जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें सबसे जो लार्जेस्ट जो ऑर्गन है वो है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, माउथ से होती है। जब आप माउथ में कोई चीज़ रखते हैं तो वहीं पे से एलिमेंट्री कैनाल को हम लोग मानते कंसिडर करते हैं कि इट इज़ द मोस्ट स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। तो यहीं से डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट क्या होता है, एनएस, जहाँ से जो भी अनडाइजेस्टेड वेस्ट होता है या फिर जो हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है वो वहाँ से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो वही बात बोली है, वी कैन सी दैट द ट्यूब हैज़ डिफरेंट पार्ट्स। ट्यूब का ये नहीं है कि एक प्रॉपर ट्यूब तरीके का स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसमें अलग अलग पार्ट्स हैं, उसमें अलग अलग ऑर्गन्स हैं जो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो अब हम वही बात करेंगे कि कौन सा ऑर्गन कौन सा पार्ट कहाँ पे आता है और वो पार्ट क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। तो अब यही करेंगे, व्हाट हैपेंस टू द फूड वंस इट एंटर्स अवर बॉडी, एंड वी शैल डिस्कस द प्रोसेस हियर। अब हम उसी प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। ये एक्टिविटी मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले हम लोग इस टॉपिक को पूरा रीड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे बोला है, we eat various types of food which has to pass we eat various types of food which has to pass through the same digestive tract। मतलब हम लोग अलग अलग तरीके के फूड्स खाते हैं। अब चाहे आपको कोई ड्रिंक पीनी हो तो भी आप उसी माउथ से ड्रिंक करते हैं, उसके बाद चाहे आपको कोई खाना खाना हो तो भी आप माउथ से ड्रिंक करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि ड्रिंक्स के लिए आपके पास अलग कोई डाइजेस्टिव सिस्टम हो जो उसका डाइजेशन कराते हो, और माउथ के लिए अलग से कोई सिस्टम, मतलब कोई खाना जो आप लोग चपाती खाते हैं उसके लिए अलग से हो, सारा आप एक ही माउथ में डालते हो और उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग अलग अलग तरीके से होती है। तो वही बात बोलिए, नेचुरली द फूड हैज़ टू बी प्रोसेस्ड टू जनरेट पार्टिकल्स विच आर स्मॉलर एंड ऑफ द सेम टेक्सचर। एक नेचुरली क्या होता है, जो फूड आप लोग खाते हैं हम लोग, उसको क्या होता है ना, स्मॉलर पार्टिकल्स में तोड़ना होता है, जिसके
किस फॉर्म में करना होता है कि हमारे अंदर जो सेल्स हैं वो उसको एब्जॉर्ब करके उससे एनर्जी ले सकें। तो दिस इज अचीव्ड बाय द क्रशिंग ऑफ फूड विद आवर टीथ। तो सबसे पहला जो प्रोसेस स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है जब आप खाना खाते हैं, तो सबसे पहले आपके जो माउथ में फूड जाता है, सबसे पहले जो हमारे टीथ्स होते हैं वो उनको च्यू करते हैं, मतलब उनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देते हैं, जिससे कि वो ईजिली जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके थ्रू नीचे पास हो जाए। तो टीथ का काम क्या होता है कि जो भी आपने खाना खाया है उसको अच्छे से छोटे पार्टिकल्स में तोड़ दें। तो कभी जब भी हम लोग बचपन में क्या करते थे, जल्दी जल्दी से खा के सारा कंप्लीट कर लेते थे, तभी मम्मा लोग क्या बोलती थी कि अच्छे से च्यू करके 32 टाइम्स च्यू करिए, तो आप अच्छे से च्यू करेंगे तो आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा। लेकिन 32 टाइम तो अभी भी कोई नहीं करता है। तो अगर आप अच्छे से उसको खाने को च्यू करेंगे तो वो अच्छे जाके आराम से नीचे डाइजेस्ट होगा, क्योंकि जितना छोटा सब्सटेंस होगा वो ईजिली डाइजेस्ट हो जाएगा, मतलब स्मॉल पार्टिकल होगा। नेक्स्ट, since the lining of the canal is soft, the food is also wetted to make this passage smooth। जैसे हमारा जो माउथ है वो थोड़ा सा मतलब क्या है, कैनाल जो है वो सॉफ्ट लाइनिंग है, मतलब अंदर से बहुत डेलिकेट सी है, कोई हार्ड चीज़ डालोगे तो वो उसके लिए हार्मफुल हो जाएगी। तो क्या करते हैं, ऐसे अगर कोई ड्राई सा सब्सटेंस भी चला जाएगा तो वो भी अच्छे से मूवमेंट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो वही बात कह रहे हैं यहाँ पे, अगर आपको खाने को खाना है और वो नीचे कैसे जाएगी, कोई बैठा तो नहीं है कि उसको नीचे को भेजता रहे। तो उसके मूवमेंट को स्मूथ बनाने के लिए तो क्या होता है, जो हमारा माउथ है आपने देखा होगा सलाइवा सिक्रीट करता है। सलाइवा जो होता है, जब टीथ फूड पार्टिकल को उसमें तोड़ देती है पीसेस में, तो फिर उसके बाद वो सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है। जब वो सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है तो वही हमारे जो खाना होता है उसको नीचे हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल का नेक्स्ट पार्ट है उस तक ले जाने में हेल्प करता है। उसके बाद जब आपने कोई चीज़, जैसे ये बता रहे हैं व्हेन वी ईट समथिंग वी लाइक अवर माउथ वाटर्स, तो ये जो वाटर है ना वही बात कर रहे हैं। दिस इज एक्चुअली नॉट ओनली वाटर बट अ फ्लूइड कॉल्ड सलाइवा सिक्रीटेड बाय द सलाइवरी ग्लैंड। एंड तो वही बात बोली है यहाँ पे कि क्या होता है ना, जो आपके माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स भी होते हैं, 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं हमारे माउथ में। तो ये सलाइवा का सिक्रीशन करते हैं, जिसकी हेल्प से जो फूड पार्टिकल्स जो टीथ ने तोड़ रखे हुए हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, वो अच्छे से मिक्स हो जाएं और वो थोड़े से वेट हो जाएं, मतलब गीले हो जाएं, कि उनका जो मूवमेंट हो वो आगे जाके एलिमेंट्री कैनाल में ईजिली हो सके। सलाइवा एक तो ये काम करता है, और सलाइवा का और भी काम होता है, वो आगे बताया गया है। अनदर एस्पेक्ट ऑफ द फूड वी इंजेस्ट इज इट इज़ इन कॉम्प्लेक्स नेचर, मतलब हम लोग जो खाना खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, उस फॉर्म में हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकती। तो इफ़ इट इज़ टू बी एब्जॉर्ब फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल इट इज़ टू बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, उसको स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में टूटना ज़रूरी होता है, तभी हम लोग अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएंगे। अब दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम्स। तो एंजाइम्स तो हम लोग ने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था कि बायो कैटलिस्ट होते हैं एक तरीके के, जो केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में चल रही होती हैं उनको फिजिबल कराते हैं, मतलब उनको अच्छे से कंप्लीट करवाते हैं। तो वही होते हैं एंजाइम्स, जिनकी हेल्प से ये क्या होता है, जो फूड पार्टिकल्स है, जो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स है, वो स्मॉलर पार्टिकल्स में टूट जाता है, जिससे हमारी एलिमेंट्री कैनाल्स के सेल खाने को अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकें। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो सलाइवा होता है इसका भी और काम होता है, उसको भी रीड करते हैं। क्या बोला है, द सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सलाइवा के अंदर कौन सा एंजाइम होता है, सलाइवरी अमाइलेस, ठीक है, इसको भूलिएगा मत। दैट break down the starch which is complex molecule to give simple sugar. The food is mixed thoroughly with saliva and moved around the mouth while chewing by muscular tongue. उसके बाद क्या होता है कि जो सलाइवा होता है उसके अंदर एक सलाइवरी अमाइलेज नाम का एंजाइम होता है। तो ये जो सलाइवरी अमाइलेज होता है, जो हमारे फूड पार्टिकल में जो भी कार्बोहाइड्रेट या जो भी शुगर पाई जाती है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, उसको क्या करते हैं, स्टार्च को किस में फॉर्म में तोड़ देते हैं, सिंपलर शुगर की फॉर्म में तोड़ देते हैं, जिससे कि वो ईजिली एब्जॉर्ब हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे अगर आप मानिए कि हमारी फूड में 100% जितना भी स्टार्च था या जितना भी कार्बोहाइड्रेट था, उसमें से अप्रॉक्स 30% जो स्टार्च होता है उसको शुगर में, सिंपलर शुगर में तोड़ने का काम कहाँ पे होता है, हमारे माउथ में ही हो जाता है, ठीक है। और कोई चीज़ नहीं डाइजेस्ट हो रही है यहाँ पे, बस सिर्फ क्या हो रहा है, यहाँ पे जो स्टार्च है या फिर जो कह सकते हैं क्या कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो यहाँ पे थोड़े से ब्रेक डाउन होते हैं स्मॉलर कंपाउंड उसमें मॉलिक्यूल्स में,
ठीक है। उसके बाद सलाइवा क्या करती है, खाने को अच्छे से मिक्स करवा देती है, और जो टंग होती है ना हमारी, वो खाने को अच्छे से मस्कुलर मूवमेंट करती है टंग, और उसको अच्छे से च्यूइंग करवा दे, मतलब टीथ च्यूई कर देते हैं, और अच्छे से उसका मिक्सिंग कौन कराता है सलाइवा के साथ फूड का, वो टंग करा देती है। तो ये जो माउथ में प्रोसेस हुआ डाइजेशन का, वो आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट ये देखिए, यहाँ पे जितना भी ये पोर्शन दिखाया गया है वो सारा प्रोसेस यहाँ तक चल, ठीक है। तो ये टंग हेल्प करा रही है, उसके बाद यहाँ पे सलाइवा के साथ मिक्स हो गया सारा फूड। अब नेक्स्ट क्या होगा उसको रीड करते हैं, ठीक है। ये बक्कल कैविटी क्या होती है ना, बक्कल कैविटी जैसे आप अपना माउथ खोलेंगे तो माउथ में जितनी भी जगह है तो उसी को हम लोग कहते हैं बक्कल कैविटी, जहाँ पे ये सारा प्रोसेस चल रहा है, खाने की मिक्सिंग, टीथ के थ्रू ब्रेकिंग, तो ये सारा प्रोसेस कहाँ पे चल रहा है, हमारी बक्कल कैविटी में चल रहा है, तो उसी को कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, it is necessary to move the food in regulated manner along the digestive tube so that it can be processed properly in each part. The lining of the canal has muscles that contract rhythmically in order to push the food forward, and these parallelistic movements occur all along the gut. ठीक है। तो ये क्या है, देखो खाने को प्रॉपर तरीके से उसका मूवमेंट होना ज़रूरी है। अगर खाना प्रॉपर तरीके से मूव करके नीचे नहीं जाएगा तो वो और पार्ट्स में डाइजेस्ट कैसे होगा, तो इसलिए खाने का मूवमेंट बहुत ज़रूरी होता है। अब जैसे इतना लंबा ये जो ट्रैक है उसमें खाना कैसे नीचे जाएगा, इस वाले ट्रैक में, तो क्या होता है, जो हमारी जो गट है या फिर जिसे एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं उसी को गट कहते हैं, ठीक है, इसको गट कहते हैं। तो इसमें क्या है ना, मसल से बना हुआ ये पूरा स्ट्रक्चर है। तो इसमें क्या होता है, मूवमेंट मतलब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता रहता है। जैसे मानिए कि यहाँ पे फूड है, तो यहाँ पे फूड है तो यहाँ पे की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी ऐसे करके, मतलब ये ऐसे करके दब जाएंगी, जिससे ये जो फूड पार्टिकल है वो सरक के नीचे को आ जाए, और उसके बाद जब वो यहाँ पे पहुँच गया तो फिर क्या होगा, यहाँ पे की मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, जिससे पार्टिकल और नीचे आ जाए। तो इस तरीके से जो मसल्स होती हैं इसी एलिमेंट्री कैनाल की, इसी को गट कह रहे हैं, तो ये क्या करती रहती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती रहती हैं और फूड को नीचे की तरफ को पुश करती रहती हैं। तो इस मूवमेंट को क्या कहते हैं, पैरालिस्टिक मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। इसकी हेल्प से क्या होता है, फूड का मूवमेंट होता है। नेक्स्ट क्या बोला गया है, फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन टू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप और ईसोफेगस। तो यहाँ से माउथ से कहाँ गया, इस वाले स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, ये होता है हमारा ईसोफेगस। तो इस ईसोफेगस में आ गया हमारा फूड, पहले था माउथ में थोड़ा सा डाइजेशन का प्रोसेस हुआ, उसके बाद पैरालिस्टिक मूवमेंट के थ्रू ईसोफेगस से ये मूव करेगा अब नीचे को, ठीक है। ईसोफेगस में मूव करने के बाद ये कहाँ जाएगा, नेक्स्ट रीड करते हैं। From the mouth, the food is taken to the stomach through the food pipe और ईसोफेगस। तो ईसोफेगस को ही हम लोग फूड पाइप भी कह रहे हैं। द स्टमच इज लार्जर ऑर्गन विच एक्सपेंड व्हेन द फूड एंटर्स इट। तो स्टमक कैसा है, बड़ा ऑर्गन है, जैसे ईसोफेगस तो पतला था, फिर आके ऐसे करके यहाँ पे ये स्टमक बनता है, ऐसे करके, ठीक है, ये होता है स्टमक। तो ये जो है ये हमारा स्टमक है, ठीक है। तो स्टमक में आ गया कहाँ से, ईसोफेगस से। तो उसके बाद क्या करें, द मस्कुलर वॉल्स ऑफ द स्टमक, जो स्टमक है उसमें भी मसल्स की वॉल बनी हुई है। तो ये क्या करती हैं, फूड को अच्छे से मिक्स कराती हैं, और स्टमक के अंदर क्या होते हैं ना, ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। स्टमक की अंदर की जो लाइनिंग है, सेल मतलब उसके अंदर की जो लेयर है, उसमें ना कुछ ऐसे ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं जो कि क्या करते हैं, कुछ सेल्स हैं ऐसे जो कि डाइजेस्टिव जूस क्या है, एक तरीके के एंजाइम्स ही हैं जो खाने का ब्रेक डाउन करेंगे अच्छे से, उनको रिलीज़ करते हैं, ठीक है, जिससे कि खाने को अच्छे से डाइजेस्ट कर पाएँ। नेक्स्ट लाइन में आपको बताया गया है कि कौन कौन से डाइजेस्टिव जूस जो होता है स्टमक रिलीज करता है, कौन सा, द डाइजेशन इन स्टमक इज टेकन केयर बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन द बॉल ऑफ द स्टमक। वही मैंने आपको बताया ना, जैसे ये स्टमक है आपका, तो इसकी जो इनर वॉल है, मतलब थोड़ा सा डायग्राम अजीब से बना हुआ है बट आप समझ जाइए, तो ये स्टमक है, तो इसकी जो अंदर वाली वॉल है इसमें प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो याद रखिएगा कौन सी, गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। तो इसी जैसे आप लोग पूछते हैं ना, गैस्ट्रिक जो रीज़न जो वर्ड आया है गैस्ट्रिक, या वो रिलेटेड है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से, जहाँ पे फूड का डाइजेशन हो रहा है, ठीक है। तो जो भी गैस्ट्रिक वर्ड आए तो हमेशा याद रखिएगा वो रिलेटेड टू है स्टमच या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम से। तो वही बात बोली कि जो स्टमक होता है ना उसकी वॉल्स पे ये गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या करते हैं, These releases hydrochloric acid, a protein digesting enzyme called pepsin and mucus। ये एक तीन चीज़ें मेन रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। कौन कौन सी रिलीज कर रहे हैं,
सबसे पहले तो ये रिलीज़ कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है कि कौन कौन सी 3 चीज़ें जो हमारा स्टमक होता है वो रिलीज़ करता है जो हमारे फूड को डाइजेशन में हेल्प करती है। तो सबसे पहला HCl, क्या रिलीज़ करेंगे, HCl, ठीक है। उसके बाद क्या रिलीज़ करेंगे, एक प्रोटीन को डाइजेस्ट करने की, जैसे माउथ में क्या हुआ था, थोड़ा अमाउंट ऑफ स्टार्च डाइजेस्ट हुआ था ना, वो स्मॉलर ग्लूकोज में मतलब स्मॉलर शुगर में टूट गया था। अब यहाँ पे स्टमक में क्या हो रहा है, प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा है। तो दूसरा प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एक एंजाइम जिसे हम लोग कहते हैं पेप्सिन, ठीक है। और तीसरा क्या रिलीज़ कर रहा है, म्यूकस। अब म्यूकस क्यों रिलीज़ कर रहा है, अब सुनिए, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो एसिड ही है और वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज़ होता है हमारे स्टमक में, तो क्या होता है, ये हमारे स्टमक की जो लाइनिंग है, अंदर की जो लेयर है, उसको बर्न न कर दे। मतलब एसिड तो हार्मफुल होता है ना, कहीं पे भी डालोगे तो आप वहाँ पे की लेयर बर्न हो जाती है। तो वही बात बोले कि जब एसिड रिलीज़ होता है हमारी बॉडी में, मतलब हमारे स्टमक में, तो वो हमारे स्टमक की जो अंदर की लाइनिंग है, लेयर है, उसको ख़राब ना कर दे, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए एक म्यूकस रिलीज़ होता है। म्यूकस क्या होता है, थोड़ा सा फ्लूइड होता है, एक तरीके का लेयर बना लेता है जो कि एसिड को उस तक, स्टमक की लेयर तक नहीं जाने देता है। तो एसिड अपना काम कर रहा है जो उसे करना है डाइजेशन में, बाकी स्टमक को कौन प्रोटेक्ट करता है, जो म्यूकस सिक्रीट करा है, ठीक है। स्टमक में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है उन्होंने 3 चीज़ें सिक्रीट करी हैं, HCl, पेप्सिन और म्यूकस। अब आप लोग पूछेंगे कि ये HCl की क्या ज़रूरत होती है, जो डाइजेस्टिव एंजाइम पेप्सिन होता है ना, वो उसको एक तरीके का एसिडिक मीडियम चाहिए होता है कि वो जब उसके पास का जो इन्वायरमेंट है या फिर कह दो जिस चीज़ में वो पड़ा हुआ है पेप्सिन, जब तक वो मीडियम एसिडिक नहीं होगा तो पेप्सिन अपना काम अच्छे से नहीं करता है। इसीलिए क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी सिक्रीट करता है पेप्सिन के साथ, जिससे पेप्सिन अच्छे से काम कर सके। और जो म्यूकस है वो क्या करेगा, हमारी जो स्टमक की लाइनिंग है उसको प्रोटेक्ट करेगा HCl से। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसी को हम लोग रीड करते हैं, यही बताया गया है नेक्स्ट लाइन में। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन। व्हाट अदर फंक्शन डू थिंक इज सर्व्ड बाय द एसिड, ठीक है, और क्या फंक्शन करी जा सकती है एसिड से, वो आपको पता करना है, ठीक है। यहाँ पे वो बोल रहे हैं। फिर नेक्स्ट बोला है द म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। तो नॉर्मल कंडीशन में जो पेप्सिन के मतलब काम करने के लिए HCl रिलीज हुआ, वो हार्म ना कर दे स्टमक को, इसलिए क्या करता है, म्यूकस उसको प्रोटेक्ट करता है। तो तीनों चीज़ों का आपको रोल समझ में आ गया। नेक्स्ट अब हम रीड करते हैं। We have heard often we have often heard adults complaining about acidity. Can this be related to what we have discussed above? Obviously we can relate. जब भी एक्स्ट्रा अमाउंट में हमारे स्टमक एसिड सिक्रीट करने लगेगा तभी तो आप लोगों को वो एसिडिटी की प्रॉब्लम आती है। तभी हम लोग उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें लेते हैं जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर ले। बेसिस लेते हैं हम लोग, कि एसिड को कौन न्यूट्रलाइज करता है, बेसिस। तो इसीलिए हम लोग कुछ ऐसी चीज़ लेते हैं जो हमारे बॉडी में, कहाँ पे, स्टमक में जो एसिड्स बन रहा है ना उसको। अब एसिड क्यों बनता है, जब आप प्रॉपर तरीके से, जैसे हमारी बॉडी है उसका एक पूरे कार्डियक साइकिल चलती रहती है कि इस समय उसे लगता है कि अच्छा इस टाइम का खाना आने वाला होगा, जैसे दोपहर के टाइम पे अगर आप प्रॉपर खाना खाते हैं रोज रेगुलर बेसिस पे, ठीक है, और आप 2 बजे खाना खाते हैं, 2 बजे खाना खाते हैं, तो आपकी बॉडी को एक शेड्यूल मिल गया कि अच्छा 2 बजे आप खाना खाते हैं, उसके बाद उसका डाइजेशन होना है, तो अब मैं इस टाइम पे एसिड सिक्रीट करूँगा, मतलब जो भी HCl सिक्रीट करना है एंजाइम्स। लेकिन आपने क्या हुआ, मिस कर दिया आप 2 बजे, लेकिन आपकी बॉडी तो उस फॉर्म में थी कि उसे 2 बजे के बाद एसिड सिक्रीट करना था, लेकिन आपकी बॉडी, आपने तो खाना खाया ही नहीं था, तो क्या होगा, वो अब एसिड डाइजेशन का काम तो कर नहीं रहा है क्योंकि कोई फूड तो गया ही नहीं आपकी बॉडी के अंदर। तो फिर क्या होगा, वो एसिड आपके स्टमक में एसिडिटी क्रिएट कर देता है। तो यही होता है जब आपकी फूड साइकिल या आपकी नॉर्मल शेड्यूल डिस्टर्ब होता है ना, तभी ये आपकी बॉडीज़ में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बीमारियाँ या अजीब सी कोई भी डिसफंक्शनिंग होती है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक इज रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर मशीन विच रिलीजेस इट इनटू द स्मॉल अमाउंट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जैसे फूड है आपने खाया, एक बार में क्या हुआ, ईजोफेगस से तो धीरे धीरे आ रहा था स्टमक में, ठीक है, वहाँ पे एक तरीके का रेगुलेटर होता है कि धीरे धीरे करके स्टमक में फूड आए। ऐसे ही फर्दर भी स्टमक से अब जाना है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो नेक्स्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो मैं आपको ऊपर दिखाती हूँ, क्लियर होगा आपको डायग्राम से। फिर ये आपका फूड आया था यहाँ पे ईजोफेगस में,
ये फूड आया, यहाँ पे भी एक तरीके की स्फिंक्टर मसल्स लगी होती हैं जो फूड को धीरे धीरे करके मूव कराती हैं स्टमक में। अब यहाँ पे स्टमक में HCl पेप्सिन सिक्रीट हुआ और ये सारी चीज़ें सिक्रीट हुई और इसने फूड को डाइजेस्ट किया जितना कर सकता था, प्रोटीन्स वगैरह को। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये धीरे धीरे करके फूड ना, ये जो आपका ये है ना, ये इसको कहते हैं हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन। ये दिख रहा है ना, यहाँ से ये स्टार्ट हो गई है, यहाँ से, और ये कहाँ से स्टार्ट हुई है, यहाँ से स्टार्ट हुई है स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये यहाँ पे एंड हुई आगे। ठीक है, ये दिख तो आपको लार्ज रही है, ठीक है, बट ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर फूड जाता है इसी स्टमक के थ्रू। अब ये डायरेक्ट तो जैसे पूरा फूड नहीं चला जाता है, एक तरीके की यहाँ पे वॉल्व टाइप की लगी होती है स्फिंक्टर्स, जो कि फूड के मूवमेंट को धीरे धीरे करके स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में लेके जाती हैं। तो ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। ये लीवर और ये जो बाइल डक्ट है ये अलग चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट अब हम बात करते हैं क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद। फिर बोला है दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जब एंटर कर दिया, दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल विच इज फिटेड इनटू कॉम्पैक्ट शेप बिकॉज ऑफ द एक्सटेंसिव कॉइलिंग। आपने देखा था ना ऐसे ऐसे करके कॉइलिंग हो रखी थी उसमें, ठीक है, ऐसे, लेकिन है ये सबसे लंबा पार्ट। तो ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, बट इसका नाम क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये अच्छे से कॉम्पैक्ट तरीके से धस के लगा हुआ होता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कॉइलिंग होती है। ठीक है, कॉइलिंग क्यों होती है आपको मैंने कोई बताई, जैसे कोई स्ट्रेट चीज़ है तो उस पर कितनी मिनिमम 10 चीज़ें आके चिपक जाएंगी, बट अगर आप इसे ऐसे कर देंगे तो यहाँ 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 इसकी सरफेस एरिया बढ़ गई ना। इस कारण क्या होता है ना, कुछ स्ट्रक्चर कॉइल्ड टाइप के बने होते हैं, तो इसीलिए ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका सरफेस एरिया को बहुत ज़्यादा बढ़ाने के लिए इसमें ऐसे कॉइलिंग होती है। नेक्स्ट अब हम रीड करते हैं। The length of the small intestine differ in various animal depending on the food they eat. Herbivores eating grass need a longer small intestine to allow cellulose to digest. Meat is easier to digest, hence carnivores like tigers have small intestine. अब जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन है वो मैक्सिमम जो फूड का डाइजेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो क्या होता है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी फूड का डाइजेशन होता है और वो स्मॉल इंटेस्टाइन पे मतलब जो आप फूड खाते हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज़ कैसा होगा। जैसे ह्यूमंस है, जैसे हर्बीवोर्स एनिमल्स हैं, हर्बीवोर्स में ना बहुत ज़्यादा फूड का डाइजेशन करना पड़ता है क्योंकि वो रॉ फूड खाते हैं, जैसे लीव्स खाते हैं, तो उनको डाइजेशन करने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, उसमें सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है तो सेल्यूलोज को डाइजेशन में टाइम लगता है। तो जो भी हर्बीवोर्स होते हैं उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो बहुत बड़ी होती है। लेकिन जो कार्निवोर्स होते हैं वो क्या खाते हैं, मीट खाते हैं, उससे ना ईजिली प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उनको एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, उनको ज़्यादा डाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, इसलिए उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो छोटी होती है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है कि कौन से एनिमल्स में कैसी स्मॉल इंटेस्टाइन पाई जाती है। ये किस पे डिपेंड करता है कि जैसा फूड आप खाते हैं उसके अकॉर्डिंग। अब ये मत आप सोचिए कि हम लोग कुछ लोग कम खाना खाते हैं, जो ह्यूमंस में भी जो मीट खाते हैं उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी होगी, और जो हेल्दी मतलब जो वेजिटेरियन है जो सारी सब्जियां खाते हैं उनकी बड़ी होगी। ऐसा नहीं होता, ह्यूमंस में कॉमन होती है। वो तो हमने अपना नेचर बना रखा है, कुछ कोई चीज़ प्रेफर करते हैं कुछ कोई, बट जो प्रॉपर मीट खाते हैं और जो प्रॉपर कार्निवोरस और प्रॉपर हर्बीवोरस होते हैं उनमें डिफरेंस आती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं the small intestine is a site of complete digestion of carbohydrate, proteins and fat. It receives the secretion of liver and pancreas for this purpose. The food coming from the stomach is acidic and has to be made alkaline for pancreatic enzyme to act, and bile juice from the liver accomplish this in addition to acting on fats. क्या होता है ना कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है इसमें कंप्लीट डाइजेशन होता है किन किन चीज़ों का, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन्स का, फैट का। अब जो लीवर होता है और जो पेनक्रियाज होते हैं ना, जो मैंने आपको दो स्ट्रक्चर बताए थे, लीवर और पेनक्रियाज जो होता है वो स्टमक के नीचे होता है। यहाँ पे देखिए ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये है पेनक्रियाज, ये है पेनक्रियाज और ये है लीवर। ये दोनों ना, इसमें दिख रहा होगा आपको एक डक्ट दिख रही है, डक्ट दिख रही है ना, ये क्या करते हैं, ये जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम बनाते हैं ना लीवर, ठीक है, वो जाके इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर और पेनक्रियाज स्मॉल इंटेस्टाइन में सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स को डाल देते हैं जो कि फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। वही बात यहाँ पे बताई गई है। तो उसके बाद क्या होता है, दूसरी चीज़ यहाँ पे बोली गई है, जो फूड होता है जो स्टमक से आया हुआ है वो एसिडिक है क्योंकि उसमें एसिड था मिक्स हुआ HCl, उसको एल्कलाइन बनाना होता है, मतलब उसको बेसिक बनाना होता है। तो जो पेनक्रियाज होता है ना उससे पेनक्रियाटिक एंजाइम्स रिलीज होते हैं जो एसिड की एसिडिटी को कम कर देते हैं।
ठीक है। दूसरा, बाइल जूस लीवर सिक्रीट करता है जो कि फैट के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। फैट आर प्रेजेंट इन intestine in the form of large globules which make it difficult for enzymes to act on them, while salt break down them into smaller globules, increasing the efficiency of enzyme action, and this is simpler to emulsify action of soap similar on the dirt that we have learned about in chapter 4. यहाँ पे बता रहे हैं ना, जो फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लार्ज गोब्यूल्स के फॉर्म में होते हैं, मतलब ऐसे करके बड़े बड़े फॉर्म में होते हैं, तो उनको ईजिली तोड़ा नहीं जा सकता है जो भी एंजाइम सिक्रीट होते हैं। तो पहले क्या होता है, जो बाइल सिक्रीट होता है, किससे सिक्रीट होता है, लीवर से, गॉल ब्लैडर से सिक्रीट होता है। जो बाइल बाइल क्या करता है, इनको ना छोटे छोटे गोब्यूल्स में तोड़ देता है, ऐसे ऐसे छोटे छोटे में तोड़ देता है। अब ये क्या होता है, इन पे अच्छे से अब एंजाइम एक्ट करके इनको तोड़ सकते हैं। तो इसी की बात कही गई है, जो वाइल होता है वो फैट के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो पहले बड़े स्ट्रक्चर को जब वो छोटे फॉर्म में तोड़ देंगे तो उस पर ईजिली से एंजाइम्स एक्ट कर पाएंगे और वो उसको ब्रेक डाउन कर देंगे। इसीलिए बोला गया है कि जो बाइल होते हैं वो फैट के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इसे इमल्सिफिकेशन कहते हैं। जो आपने प्रोसेस सोप के फॉर्मेशन में देखा था ना, वो कैसे डर्ट को रिमूव करते हैं, तो वही वाला इसी की तरह के सिमिलर होता है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है, the pancreas secrete pancreatic juice which contains enzymes like trypsin for digesting protein and lipase for breaking down of the emulsified fat. तो जो पेनक्रियाज होती है, जो स्टमक के नीचे स्ट्रक्चर था ना, वो दो तरीके के एंजाइम सिक्रीट कर रही है। एक तो पेनक्रियाटिक जूस जैसे कि ट्रिप्सिन है, तो ये क्या करते हैं, ये प्रोटीन्स की डाइजेशन कराता है। ऊपर हमने पेप्सिन पढ़ा था जो स्टमक में प्रोटीन्स की डाइजेशन कराता है, यहाँ पे ट्रिप्सिन पढ़ा है। और दूसरा लाइपेज है, लाइपेज किसका ब्रेक डाउन कराता है, फैट का कराता है। तो ये आपको इंटेस्टाइन का समझ में आ गया होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन का। उसके बाद क्या बोला है, द बॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड्स विच सिक्रीट इंटेस्टाइनल जूस एंड द एंजाइम्स प्रेजेंट इन इट फाइनली कन्वर्ट द प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज एंड फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। अब क्या हुआ, जो ये तो पेनक्रियाज से सिक्रीशन आ गया, लीवर से आ गया। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी भी वॉल से कुछ ग्लैंड होते हैं, वो भी कुछ सिक्रीट करते हैं। क्या सिक्रीट करते हैं, इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट करते हैं। जो क्या करते हैं ना, जो प्रोटीन्स में टूट गया है ना खाना ऊपर, उस प्रोटीन को बिल्कुल छोटे सब्सटेंस में तोड़ देते हैं जिन्हें कहते हैं अमीनो एसिड्स। और जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसे भी सबसे छोटे फॉर्म में कर देते हैं जिसे कहते हैं ग्लूकोज। और जो फैट होता है उसे भी उसके बिल्कुल छोटे फॉर्म में, जैसे अगर कोई ऑर्गेनिज्म बना हुआ है, वो किससे बना हुआ होगा, सेल से बना हुआ होगा, टिश्यूज से बना हुआ होगा, तो उसकी सबसे छोटी यूनिट क्या है, सेल है ना। तो ऐसे ही प्रोटीन की सबसे छोटी यूनिट क्या है, अमीनो एसिड। तो बहुत सारे अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाते हैं, तो उस फॉर्म में अगर तोड़ देंगे तो सेल से ईजिली वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसलिए जो यहाँ पे इंटेस्टाइनल जूस है वो इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को तोड़ देता है, प्रोटीन की हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट की हो, चाहे फैट्स की हो। फाइनली एंजाइम्स उसको कन्वर्ट कर देते हैं और फिर उसका एब्जॉर्प्शन ईजिली हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है, digested food is taken up by the wall of the intestine, and the inner lining of the small intestine has numerous finger-like projections called villi, which increases the surface area for absorption. The villi are richly supplied with blood vessels which take the absorbed food to each and every cells of the body, where it is utilized for obtaining energy and building up a new tissue and repair of old tissue. अब क्या हुआ, जो भी फूड डाइजेस्ट हुआ वो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल से अब बाकी सेलों में भी जाना है। ठीक है, तो क्या होगा उसमें ना, जैसे ये स्मॉल इंटेस्टाइन है तो इसकी वॉल पे ऐसे करके स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, ये विलाइज होती हैं। तो ये विलाइज जो होती हैं ना, फूड को अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जो भी अमीनो एसिड के फॉर्म में है, फैटी एसिड्स हैं या ग्लिसरॉल है, एब्जॉर्ब कर लेती हैं। अब ये ऐसे विलाई क्यों होता है, विलाई का सरफेस स्ट्रक्चर ज़्यादा है। आप देखिए विलाई पे ज़्यादा फूड लगेगा, यहाँ पे भी लग जाएगा, यहाँ पे भी। अगर स्ट्रेट लाइन होती कोई चीज़ तो स्ट्रेट लाइन पे कम चीज़ें आके अटैच हो पाती, बट जो ऐसी स्ट्रक्चर है कर्व लाइन, उस पर ज़्यादा आ जाएंगी। तो इसलिए जो विलाइज होती हैं वो ऐसे करके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जिससे कि सरफेस एरिया बढ़ जाए, जिससे खाना ज़्यादा एब्जॉर्ब हो सके। अब ये जो होती हैं ये ब्लड से रिच होती हैं, ब्लड वेसल से रिच होती हैं। अब ब्लड से क्यों रिच होती हैं, जो ब्लड होता है वो फूड को इधर उधर ले जाने में हेल्प करता है, सारे ऑर्गन्स तक पहुँचाएगा, ब्रेन तक पहुँचाएगा और तक पहुँचाएगा। इसीलिए ब्लड बहुत सारा है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स होती हैं, जिससे खाना सब ब्लड में चला जाए और वो सभी ऑर्गन्स के पास अच्छे से पहुँच जाए। नेक्स्ट, और अगर जैसे जो भी चीज़ में यूज़ करना है सेल को, जो भी एनर्जी के फॉर्म में, बिल्डिंग ऑफ न्यू टिश्यू या पुराने टिश्यू को रिमूव करने के लिए, तो उसमें यूज़ हो जाएगा जो भी फूड आपने एब्जॉर्ब किया है। फिर नेक्स्ट क्या बोला है, द अनएब्जॉर्ब फूड इज सेंट इनटू द लार्ज intestine where its wall absorb more water from this material and the rest of the material is removed from the body by anus and the exit of waste material is regulated by anal sphincter। क्या होता है,
अब जितना फूड एब्जॉर्ब होना था वो एब्जॉर्ब हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई के थ्रू, और जितनी चीज़ें एक्स्ट्रा बच गई जो कि ज़रूरी नहीं है बॉडी के लिए, उनको सिक्रीट करने के लिए कहाँ भेज दिया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है कि खाने में अगर अभी भी कोई भी ऐसी चीज़ पड़ी हुई है जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल है, जैसे वाटर है, तो वो उसको मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर लेती है। उसके बाद क्या बोला गया है, जितना अब वेस्ट बचा है उसको एनएस के थ्रू रिमूव कर दिया जाता है। अब ये नहीं है कि तुरंत वेस्ट बनता जाए वो रिमूव होता जाए। एक हमारी बॉडीज़ में क्या होते हैं, स्विंक्टर होते हैं जो कंट्रोल करते हैं, देखे ना, अर्ज कोई ठीक आपको वॉशरूम जाना है तो आपको लगता है कि हाँ मुझे अब वॉशरूम जाना है, ऐसे तो नहीं आप दिन भर जाते रहते हो, फूड का डाइजेशन तो दिन भर चल रहा है हमारी बॉडी में, बट उसको एक अर्ज क्रिएट करने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए एक प्रॉपर तरीके के स्पिंक्टर्स होते हैं, वो मसल्स ही होती हैं एक तरीके की जो इसको रेगुलेट करती हैं। तो आई होप आपको ये न्यूट्रिशन का टॉपिक ह्यूमंस में पूरा समझ में आ गया होगा। ये वीडियो थोड़ी सी लेंदी होगी क्योंकि हमने पूरा ह्यूमन का न्यूट्रिशन का टॉपिक इसमें कंप्लीट कर लिया है। कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड मेक श्योर टू लाइक एंड शेयर कि जिससे आपके फ्रेंड्स तक ये वीडियो पहुँचे, और कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे न्यू वीडियो आएगी तो आपको ईजिली मिल जाएगी और सारे आपके एनसीईआरटी के टॉपिक जल्द से जल्द क्लियर हो जाएंगे। सो मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड thank you for watching the video.